नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद दूसरा मत यूट्यूब चैनल पे प्रेस क्लब बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम देश और दुनिया की 5 चर्चित और बड़ी खबरों पे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और एक एक खबरों पर बारीकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की, तालिबान की, अफगानिस्तान की और भारत की। जी हाँ, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक अपनी मियाद यानी निश्चित तयशुदा तारीख 31 अगस्त से पहले ही अमेरिका के लिए कूच कर गए। उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, तालिबान के हवाले छोड़ दिया और वो अमेरिका रवाना हो गए। अमेरिका के जो सैन्य बल थे वो लगभग 20 सालों से यानी 2 दशकों से अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य कायम कर रहे थे और अपनी निगरानी में अफगानिस्तान को फलने और फूलने का मौका दे रहे थे। उसकी एक तरह से सुरक्षा कर रहे थे, उसकी एक तरह से निगरानी कर रहे थे, आप कहें उसकी मदद कर रहे थे, या फिर जो दुश्मन थे अफगानिस्तान के उससे उसको बचा रहे थे। लेकिन 30 अगस्त की आधी रात में ही, आप अंग्रेजी की तारीख 31 कह सकते हैं, और अमेरिकी सैन्य बल अमेरिका के लिए रवाना हो गए। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी इसे ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को बहुत हद तक सुरक्षित रखा, उसकी सुरक्षा की। लेकिन जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे करजई ने जो अफगानिस्तान छोड़ दिया, वहाँ से भाग गए। जाहिर सी बात है वहाँ से उसी वजह से अफगानिस्तान में अराजकता फैल गई। यानी जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने के अनुसार, कथनानुसार, अगर करजई अफगानिस्तान नहीं छोड़ते तो संभवतः इतनी जल्दी ऐसी स्थिति नहीं होती और तालिबान का इस तरह से आधिपत्य कायम नहीं होता। ये ऐसा मानना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा कि हमारा जो ये मिशन था वो मिशन कामयाब रहा, अद्भुत रहा, और उन्होंने अपनी पीठ खुद थपथपाई और राष्ट्रपति अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़ने को उन्होंने बेहद अफसोसनाक बताया और उन्हें ही इस अराजकता के लिए जो है वो दोषी भी ठहराया। और बाइडेन ने साफ कहा कि हमारा मिशन कामयाब रहा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर जो है वो भारत से है और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। अब लगने लगा है कि अदालत सचमुच इंसाफ पसंद है और सर्वोपरि है। दरअसल नोएडा के सुपरटेक के बनाए हुए 40वां मंजिला, जिसे जुर्मा टावर के नाम से जाना जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नकेल कस दी है और सुपरटेक को साफ तौर पे कह दिया है कि आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। आप 3 महीने के अंदर उस जुर्मा टावर को आप गिरा दें और उस पर जो भी खर्च आएगा वो खर्च आपको देना पड़ेगा। और 2 महीने के अंदर जिन लोगों ने मकान खरीदे हैं टावर के जो है जुर्मा टावर में, जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं, उनके पैसे 2 महीने के अंदर और 12% ब्याज की दर से आप दें। यानी कि सुपरटेक को कोई राहत नहीं दी गई है। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लताड़ लगाई है और इसके साथ साथ ही साथ नोएडा प्राधिकरण और बिल्डरों के बीच जो गठजोड़ है, जो साठगांठ है, उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोल दी और उस पर भी अपनी नाराज़गी जताई। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण से सख्ती से निपटना ज़रूरी है। इसलिए कि दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, ये आसपास के जितने भी राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र हैं उसमें अवैध निर्माण एक मुख्य मुद्दा है और लोगों का पुलिस से, प्रशासन से, कोर्ट से, अदालत से खौफ खत्म हो गया है। ये बिल्डर पुलिस के साथ साठगांठ के, प्राधिकरण के साथ साठगांठ करके और नेताओं का बरदस्त पाकर
अवैध निर्माण का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है जिससे पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजधानी जो है वो कहीं से नहीं लगता कि भारत जैसे देश की राजधानी है। पूरी की पूरी अराजकता, पूरी का पूरा एक्रोचमेंट, पूरा अतिक्रमण और अवैध कब्जा का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि बिल्डरों में एक खौफ पैदा होगा और जैसे ही ये टावर, जुर्मा टावर, सुपरटेक का ये जुर्मा टावर नोएडा में जो स्थित है वो गिरता है, उसको गिराया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका ये नज़ीर पूरे देश के लिए बनेगा। सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी बनेगा और देश के दूसरे राज्यों में जहां अवैध निर्माण और अतिक्रमण जो है वो हावी है और एक गठजोड़ जो है वो गठजोड़ टूटेगा, एक खौफ पैदा होगा। और निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो उसमें शामिल है प्राधिकरण के अधिकारी, पुलिस, उन पर भी इसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए, इसलिए कि खौफ ज़रूरी है। अगर खौफ नहीं रहा तो फिर ये गठजोड़ का सिलसिला कुछ दिन के लिए तो थम जाएगा लेकिन पूरी तरह जो है वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसाफ, लोगों को एक इंसाफ की उम्मीद जगाई है, ये किरण जो है वो इसी तरह जो है जुगनू बनकर जगमगाता रहे। और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके कुछ फैसले इन दिनों ऐसे आ रहे हैं जो ये आस जगा रही है कि आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट है ना। अब हम तीसरी और महत्वपूर्ण खबर पे आ रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि राजनीतिक दलों में जो चंदा लेने का ऐतिहासिक चलन है और उस चलन के मुताबिक एडीआर ने यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है और बीजेपी को मिलने वाला चंदा सभी दलों के चंदों का जो है लगभग 78% से भी ज़्यादा है। यानी लगभग बीजेपी को 26,4200 करोड़ रुपये जो है वो मिले हैं और कांग्रेस को 526 करोड़ रुपये मिले। यानी ये दो राजनीतिक दलों जो हैं वो कुल मिला के लगभग 95% जो है वो चंदे पर अपना कब्जा कर लिया है और छोटे छोटे दलों को 5% में वो चंदे मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चंदे अज्ञात स्रोत से मिले हुए चंदे हैं। अज्ञात स्रोत से राजनीतिक दल को चंदा जो मिलते हैं उसका जिक्र जो है इनकम टैक्स आय के स्रोत में तो होता है लेकिन उसका ब्यौरा नहीं होता है। कहा एक नियम के मुताबिक कि 20,000 से कम की राशि का इनकम टैक्स में शामिल किया जाता है लेकिन उसका ब्यौरा नहीं दिया जाता। इसलिए इस राजनीतिक दल जो है वो अज्ञात स्रोतों से अधिक धन अर्जन की बात सामने रखते हैं। और ये चंदा हो गया, मंच पे चंदा हो गया, कूपन हो गया और पार्टी के लिए विशेष तौर पर एक अभियान चलाकर जो चंदा लिया जाता है और उसमें चंदे की जो 20,000 से कम की रकम होती है उसका कोई ब्यौरा पार्टी सार्वजनिक नहीं करती है, न तो सरकार को देती है, न तो इनकम टैक्स विभाग को देती है, न तो ईडी को देती है। यानी उससे 20,000 से कम राशि के चंदों की उससे राजनीतिक दलों से कोई ब्यौरा लेने की अब तक चलन भी नहीं है और न कोई नियम है। और इसी नियम का फ़ायदा उठाकर कई राजनीतिक दल अपने काले धन को भी सफ़ेद करते हैं। और आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इतने पैसे जो राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पे मिलते हैं वो पार्टी के लिए खर्च करते हैं। क्या खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, इसका कोई हिसाब भी उनसे कोई भी सरकार नहीं लेती है। इसलिए कि जब राजनीतिक दलों का मामला होता है तो उनका एक अपना मामला था। उन्हें हर पार्टी को ये लगता है कि आज इन्हें मिल रहा है कल मुझे मिलेगा, इसलिए वो कोई इस पर चर्चा नहीं करते हैं। सब एक मत होते हैं और अपनी एक मत से जो है जो पार्टी सत्ता में होती है या सत्ता के में आने वाली होती है तो वही फर्स्ट और सेकंड रहती है। यानी अधिकतर जो है पैसा जो है जो अज्ञात स्रोतों का पैसा होता है उनको मिलता है जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है। यही वजह है कि बीजेपी
देश की जितनी भी राजनीतिक दल हैं उसका 78% जो है वो बीजेपी को मिला, यानी 2642 करोड़ 63 लाख रुपया बीजेपी को अज्ञात शर्तों से मिले हैं और कांग्रेस को 526 करोड़ मिले हैं। यानी जाहिर सी बात है कांग्रेस की स्थिति सही नहीं है, जाहिर सी बात है उनको चंदा भी कम मिला है। लेकिन ये चंदों का जो चलन है इस चलन का इसको ब्यौरा भी सार्वजनिक करना चाहिए और कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पारदर्शिता की बात करते हैं, बीजेपी जो संस्कार और पारदर्शिता की बात करती है, उसे तो ये करना ही चाहिए कि अज्ञात स्रोतों का पैसा जो है या तो आप ब्यौरा देने का ये करें, उसे सार्वजनिक करें, या तो फिर अज्ञात स्रोतों से पैसा लेना बंद कर दें। इसलिए कि देश को इस तरह से ये लूटने का भी एक प्रयास है कि राजनीतिक दल जो सत्ता में होते हैं या दूसरे नंबर पे होते हैं, विपक्ष में होते हैं, वो प्रमुखता से जो है वो आय जो है वो बटोरते रहते हैं और उसे जो है अज्ञात स्रोत का नाम देकर बच जाते हैं। और इस तरह से जो है देश की जो स्थिति है वो देश की स्थिति जो है कमज़ोर होती जाती है और राजनीतिक दलों की स्थिति आए दिन मजबूत होती जा रही है। उनका आए दिन जो है उनका रोजगार, उनका कारोबार, उनकी आमदनी और उनके खर्च बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। इस पर कोई लगाव नहीं है और देश की जनता, चाहे वो भुखमरी का समय हो, आपदा का समय हो, कोरोना का समय हो, वो कराहती रहती है और किसान कराहते रहते हैं, उसकी कोई सूद नहीं लेता। इस पर पूरे देशवासियों को सोचना चाहिए और शुरुआत देशवासियों को करना चाहिए कि ये अज्ञात आय के स्रोत को बंद किया जाए। राजनीतिक दलों को भी, जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जिनको इनसे कोई ज़्यादा फायदा नहीं था, उनको भी देश हित में ये आवाज़ उठानी चाहिए कि अज्ञात स्रोत को बंद कर दिया जाए, उसके पाइप में एक बड़ा ऐसा कील ठोक दिया जाए ताकि वो स्रोत निकले, बाहर ही नहीं निकले। और जो 20,000 बड़ी रकम होती है, जो 20,000 से एक नियम बनाना चाहिए संविधान में, इसमें भी संशोधन होना चाहिए कि 20,000 क्या 1 रुपया भी कोई अगर देता है तो उसका ब्यौरा देना होगा। जैसे सभी लोगों को, एक आम नागरिक को अपने 1-1 रुपये इनकम का आपको इनकम टैक्स में ब्यौरा देना पड़ता, उसी तरह आपको भी, राजनीतिक दलों को भी इनकम टैक्स में इस तरह का ब्यौरा देना चाहिए। इस पर पूरे देश को सोचना होगा। और अब हम बढ़ते हैं चौथी खबर पे। चौथी खबर है कि सांप्रदायिक नारे के मामले में पिंकी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के प्रमुख है और इनका पूरा नाम भूपेंद्र तोमर है। उन्होंने अपना उर्फी नाम पिंकी चौधरी रखा है। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर पिंकी चौधरी ने अपनी टीम के साथ जो है सांप्रदायिक नारे लगाए और जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, बवाल मचा, लेकिन पुलिस खामोश रही। और जब एक वीडियो इसका वायरल हुआ, सब जगह पूरा वीडियो वायरल हो गया, सबूत मिले हैं, तब जाकर जो है पिंकी चौधरी को जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंदिर मार्ग थाने के बाहर से पिंकी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पिंकी चौधरी ने अदालत में अंतरिम राहत के लिए आवेदन दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने वो स्वीकार कर दिया और साफ कहा कि आपको अंतरिम राहत नहीं मिल सकती है। दरअसल ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा था और जिसके बाद जो है वो पिंकी चौधरी, जो हिंदू रक्षा दल के प्रमुख हैं, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। और पिंकी चौधरी ने कहा है, एक वीडियो वायरल करके उन्होंने कहा है कि हम हिंदू के हित के लिए काम करते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं और हम इस तरह के जो है, जो हमने, उन्होंने कहा है कि हमने इस तरह का कोई नारा नहीं लगाया है। बहरहाल पुलिस के सामने, अदालत के सामने वो वीडियो वायरल है, अदालत के सामने सबूत है। अदालत क्या किस निर्णय में पहुंचती है ये अदालत जो है वो जाने और क्या होता है नहीं होता है। लेकिन एक देश में एक संदेश यह है कि भारत का जो साझी संस्कृति है उसमें किसी धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाना या किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना ये अच्छी बात नहीं है और हिंदू की रक्षा होनी चाहिए। आप जिस धर्म में हैं आपका फर्ज है कि उस धर्म की आप रक्षा करें, आप उसकी हिफाजत करें और आपको उसी तरह से धर्म के हिसाब से देश की भी रक्षा करें। और देश की रक्षा तभी हो सकती है जब देश के सभी वासी जो है सुख चैन अमन के साथ रहें। इसलिए हम सबको कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे देश में अमन, शांति और समृद्धि की धारा बहती रहे। और हम इसी के साथ अगली खबर पे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी बात हुई है कि 9 जजों की जो है वो बहाली हुई है।
और 9 जज जो हैं वो शपथ ले ली हैं, इसलिए कि पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति की बहाली नहीं हुई थी। ये 2 साल का जो टोटा था उसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन के आते ही उनके प्रयास से ये सफलीभूत हुआ, ये कामयाब। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक महिला न्यायमूर्ति थी, यानी एक महिला जज थी, लेकिन इस बार जो है 9 जो न्यायमूर्ति जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, न्यायमूर्ति बनाए गए हैं, जो शपथ लिए हैं उसमें 3 महिला न्यायमूर्ति भी हैं। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायमूर्ति की संख्या बढ़कर 4 हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों की संख्या, जजों की संख्या कुल मिलाकर 33 हो गई है। अब यानी कि मतलब इंसाफ का जो है वो काम करने का तरीक़ा, स्पीड बढ़ेगा। त्वरित न्याय की जो आशा सुप्रीम कोर्ट से की जाती है उसमें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने प्रयास से सफल होगा। और ये देश के लिए और एक अच्छी खबर है कि 9 न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हैं, 2 साल के बाद जुड़े हैं। और ये 33 न्यायमूर्तियों की जो संख्या है वो देश के काम आएंगे और देश के हित में फैसले आएंगे, त्वरित फैसले आएंगे, जिससे जो है बेजा खर्च जो देश का होता है, देश की जनता का होता है, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा। और इसके लिए जो है दूसरा मत परिवार मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन जी को धन्यवाद अर्पित करता है कि वो देश के लिए कुछ करते रहें। और उन्होंने जिस तरह से इंसाफ की अलख जगाई है, जिस तरह से लोगों में भरोसा दिलाया है, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर विश्वास जगा है और ये विश्वास जगा रहे और उस पूरे देश के बाकी अदालत भी के लिए भी वो नज़ीर बने। और हाई कोर्ट से लेकर जिला सत्र न्यायाधीश तक के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के नज़ीर को के मद्देनज़र ख़ुद को भी नज़ीर बनाने की कोशिश करें, ताकि कहे कि हर जगह अदालत में इंसाफ है। अदालत मतलब इंसाफ। तो अभी हम प्रेस कलम में 5 बड़ी खबरों पे चर्चा कर रहे थे। ये 5 बड़ी खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम फिर कल प्रेस कलम में बड़ी देश की, दुनिया की 5 बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने पेश होंगे। अभी फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आपसे एक निवेदन है कि आप इस बुलेटिन को लेकर अपनी राय ज़रूर जाहिर करें और उससे हमें दिशा मिलेगी। और आप किस तरह चाहते हैं, किस तरह जो है वो आपको किस तरह की खबरें चाहिए और आपका इन खबरों पर क्या रद्द अमल है, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। और एक और बात यह है कि अगर अभी तक आपने दूसरा मत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दूसरा मत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका चैनल है और आप इस चैनल के जो है वो देखने की कोशिश करें, पूरा देखें। और उम्मीद है कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे और पूरा वीडियो भी देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।